नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। आज के इस वीडियो में हम GS 2 का टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन। उसके अंदर हम क्वाड ग्रुपिंग के बारे में समझेंगे। एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम जानेंगे कि क्वाड ग्रुप क्या होता है और क्वाड ग्रुप का भारत के लिए क्या महत्व है, क्वाड ग्रुप में क्या सुधार किए जा सकते हैं जिससे भारत को और फायदा हो। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड ग्रुपिंग के बारे में। भारत के लिए क्वाड ग्रुपिंग समूह का रणनीतिक महत्व क्या है। तो आंसर हम अपना शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन देते हुए कि क्वाड ग्रुपिंग एक्चुअली में है क्या। तो क्वाड ग्रुपिंग, जिसे कि चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है, ये एक इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक संवाद है किन किन 4 देशों के बीच में, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच में। अब इसका एम क्या है या उद्देश्य क्या है। इसका एम है ये इंश्योर करना कि एक सपोर्ट और फ्री, ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन हो, यानी कि एक स्वतंत्र, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र हो। यानी कि किसी एक देश का इस क्षेत्र में वर्चस्व ना हो, जैसे कि चाइना। मेन इसका एम है चाइना के इन्फ्लुएंस को हिंद प्रशांत क्षेत्र में कम करना, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी पे अपना हक जताते हुए इस एरिया को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और इस एरिया के देशों के साथ भी काफ़ी झड़प रहती है चाइना की। तो मेन इस समूह को बनाया गया है चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। तो इस समूह की शुरुआत किसने की थी। 2007 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने एक ऐसा प्रपोजल रखा था कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए, पर उस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया था उस पे चाइना का काफ़ी दबदबा था, तो ऑस्ट्रेलिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया, तो ऐसा ग्रुप नहीं बन पाया। फिर 2012 में फिर से शिंजो आबे एक प्रस्ताव के साथ आते हैं। 2012 में शिंजो आबे फिर आते हैं एक प्रस्ताव के साथ। शिंजो आबे कहते हैं कि पश्चिमी प्रशांत तट समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक लोकतांत्रिक सुरक्षा हीरे को बनाया जाए। उन्होंने ऐसी अवधारणा दी। तो लोकतांत्रिक सुरक्षा हीरा यानी कि डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड जो है, उसमें भी इन्होंने यही 4 देशों को इंक्लूड किया, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA। देखिए, ये हमारा प्रशांत महासागर क्षेत्र जो है ना, ये आता है इस तरीके, जब ये 4 देश मिला दिए जाए, यहाँ पर जापान, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर हमारा इंडिया और यहाँ पर USA, तो एक तरीके का ये शेप बनेगा, डायमंड शेप या क्वाड्रिलेटरल शेप जिसे कह सकते हैं। और इसी में है हमारा इंडो पैसिफिक या और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। अब यहाँ पे इस हिस्से में आपको पड़ जाएगा चाइना। तो जब यहाँ पे चाइना है तो इस एरिया को वो चाइना कवर करने की कोशिश करता है। रुकिए मैं फिर से बनाती हूँ। देखिए, यहाँ पर ये इंडिया है, जापान है, यहाँ पर आएगा USA आपका, यहाँ पर आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है। और यहाँ पे है चाइना। तो चाइना यहाँ का जो एरिया है इस पे अपना बहुत दबदबा बनाने की कोशिश करता है, तो इस एरिया को मोनोपोलाइज करने से बचाने के लिए ही इस तरीके की ग्रुपिंग बनाई गई है। क्योंकि जापान भी नहीं चाहता कि चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहे यहाँ, ऑस्ट्रेलिया की भी चाइना से झड़प चलती है, इंडिया की तो है ही, और USA भी चाइना का कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं है। तो आते हैं हम अपने आंसर के तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि बताता है कि फिर फाइनली 2017 में US, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने और इंडिया ने मिल करके क्वाड को एक फाइनल शेप दिया और 2017 में नवंबर के महीने में ये एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद अब रीज़न क्या है कि ऐसा एक ग्रुप बनाना पड़ा। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि चाइना का जो है जो दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी में अपना दावा करना बार बार, और साउथ चाइना सी को चाइना, क्योंकि वो चाइना के नाम पे, इसलिए चाइना उस मानता है कि वो पूरा का पूरा समुद्र ही उसका है, वो एक इलाका ही समुद्र का उसका हो गया है। तो वहाँ पे नेविगेशन नहीं करने देता है, वो बाकी कंट्रीज़ को वहाँ वो फिशिंग नहीं करने देता है। तो ये सब करता रहता है चाइना। फिर इंडिया के साथ जो चाइना की झड़प है उसको हम मेंशन करेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया आप ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, उसके पास का रीजन सिक्किम के पास का, फिर हमारा स्काई चीन वाला एरिया जो हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सब पे चाइना अपना अधिकार जताने की कोशिश करता है। चाइना की आदत ही है ज़मीन और समुद्र हड़पने की। उसके बाद जो है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में चाइना अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह से सी रूट्स जो है वो हार्ट हो रहे हैं, उनमें पहुंच कम हो रही है। ये 3 रीज़न हैं। फिर हम आते हैं कि इंडिया के लिए क्वाड जैसे ग्रुप की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला पॉइंट हम मेंशन करेंगे कि जो चाइना की फोर्सेस अग्रेशन करती रहती हैं बॉर्डर पे, उनको काफ़ी हद तक इंडिया कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि
चाइना का ज़्यादातर ट्रेड जो होता है वो सी रूट से होता है। अगर चाइना ने हमारा लैंड पे अग्रेशन करने की कोशिश की, तो हम ये 4 फोर्सेस के साथ मिलके अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 फोर्सेस इंडियन पैसिफिक ओशन इंडो पैसिफिक रीजन में मिल करके ये चाइना को यहाँ पे समुद्र वाले एरिया में घेर सकती हैं। तो चाइना पे यहाँ दबाव बनाना समुद्र वाले एरिया में ज़्यादा इफेक्टिव होगा चाइना पे, क्योंकि चाइना का एक है मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। चाइना एक्सपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है वो पानी के रास्ते से। जब उसका पानी का रास्ता बंद कर दिया जाए अगर, तो उसको फिर तब ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर लैंड पर अग्रेशन किया जाएगा उससे तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक जो है स्ट्रैटेजिक पॉइंट है कि इंडिया अगर क्वाड ग्रुप में रहे तो ये इंडिया के पास एक पावर आ गई है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि क्वाड मेंबर जो है स्ट्रैटेजिक एक्सप्लोरेशन यानी कि रणनीतिक अन्वेषण करने की मदद करेंगे इंडिया की इंडो पैसिफिक यानी भारत प्रशांत हिंद प्रशांत क्षेत्र में। यानी कि ये जैसे मरीन रिसोर्सेज होते हैं, इंडिया एक्सप्लोर करना चाह रहा है, पर अगर चाइना ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपनी बनाएगा तो इंडिया को उसमें दिक्कत आ सकती है कि मरीन एक्सप्लोरेशंस करके इंडिया जो अभी रिसेंट में टॉपिक रहा है मरीन एक्सप्लोरेशन का, उसमें इंडिया के लिए दिक्कत आ सकती है। पर क्योंकि पावरफुल कंट्री इंडिया के साथ रहेंगी तो इंडिया को उसमें भी हेल्प करेंगी। तीसरा पॉइंट ये है कि और भी मल्टीलेटरल इनिशिएटिव्स, खाली ये इनिशिएटिव ही नहीं, और भी मल्टीलेटरल इनिशिएटिव, खाली चाइना को टैकल करना ही नहीं, और भी पॉइंट्स पे इंडो पैसिफिक रीजन में काम किया जा सकता है। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। अगर यहाँ साइक्लोन आते हैं इस रीजन में तो यूएसए जैसी काफ़ी समृद्धशाली ताकतें जो हैं वो मदद करेंगी, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और इस एरिया में हम कर सकते हैं, पेट्रोलिंग कर सकते हैं, जिससे कि स्मगलिंग को रोका जा सकता है। तो ये चारों पावर मिलके और भी काम कर सकती हैं इस रीजन में डेवलपमेंट करने के लिए। फिर उसके बाद है कि चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना करके, ये इंडिया के पास यहाँ श्रीलंका है, तो श्रीलंका को भी अब चाइना ने अपने कर्ज में डुबो दिया है, तो श्रीलंका भी अब चाइना का चमचा बन चुका है। तो इधर से ये चाइना इंडिया को कवर करने की कोशिश कर रहा है। इस चाइना की स्कीम को, पॉलिसी को बोल रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो ये जब इंडिया को यहाँ पे घेर लेगा चाइना, तो इंडिया की इस रीजन में, इस पूरे ओशन वाले रीजन में पहुंच ही खत्म हो जाएगी। तो इंडिया यहाँ पे पहुंच ही जब नहीं पाएगा तो एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाएगा, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। इन सब से निपटने के लिए भी क्वाड ग्रुप इंडिया की मदद कर सकता है। और फिर यहाँ पे पाकिस्तान में जो वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव जो है चाइना का, वो भी इंडिया को रोकता है इस रीजन में पहुंचने से। तो चाइना को लैंड रूट में से ज़्यादा इसमें मरीन रूट में टैकल किया जा सकता है क्वाड ग्रुपिंग से। फिर उसके बाद आता है ये वाला पॉइंट हमारा कि क्वाड प्रोवाइड्स इंडिया सपोर्ट्स एंड कोऑपरेशन फ्रॉम हार्मोनियस कंट्रीज हैविंग द सेम कंसर्न्स एंड गोल्स। जो एक जैसे समान सरोकार वाली जो सरकारें हैं उनका सपोर्ट इंडिया को मिल रहा है, जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सभी चाइना के तरीकों से परेशान हो चुके हैं, तो इन सबका सपोर्ट इंडिया पा रहा है। फिर उसके बाद है डिफेंस के फील्ड में। अब कुछ इंडिया के लिमिटेशंस हैं, इंडिया के पास कुछ पावर्स नहीं हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ नहीं हैं, तो ये जो बड़ी बड़े देश हैं ये इंडिया को सारी टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे इंडिया रक्षा के क्षेत्र में बढ़ सके, आगे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, तो इंडिया को सिक्योरिटी भी मिलेगी इस तरीके से। फिर उसके बाद आता है हमारा ये लास्ट के 2 पॉइंट है कि क्वाड में का मेंबर होना इंडिया को अपॉर्चुनिटी देता है कि ये एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभरे। क्योंकि अब क्या हो रहा है, चाइना से सारे देश चिढ़ चुके हैं, तो जो बड़े देश हैं, इनकी जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो चाइना से खुद को निकालना चाहती हैं, तो उन्हें एक ऐसा देश चाहिए जहाँ पे सस्ता लेबर मिल सके, और इंडिया ऐसी कंपनीज को अट्रैक्ट कर सकता है इस टाइम पे। तो इंडिया एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभर सकता है। जब इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तो इंडिया इन देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए अपना लैंड प्रोवाइड कर सकता है स्टैब्लिश होने के लिए, वो कंपनियां जब चाइना को छोड़ के जाएंगी तब। और फिर इंडिया का सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसमें इसको बूस्ट मिलेगा क्वाड ग्रुपिंग से। तो ये हो गए इंडिया के लिए क्या क्या क्वाड के फायदे हैं। फिर इसके अगर फायदे हैं तो कुछ इश्यूज भी होंगे, तो क्या क्या इशू है क्वाड के, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो क्वाड का एक इशू है कि क्वाड का मेनली जो फोकस है ना वो है मैरीटाइम रीजन पर। लैंड रीजन पर क्वाड कम फोकस कर रहा है, तो लैंड वाले इश्यूज जो है वो काफ़ी हद तक नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं। मेन फोकस समुद्री क्षेत्र में है। उसके बाद है कि क्वाड जो है इसमें एक विजन प्रॉपर नहीं बताया गया कि ये किस किस क्षेत्रों में आपस में काम करेंगे। इन्होंने ग्रुपिंग तो बना ली चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, पर इसका जितना पोटेंशियल है वो पूरा पोटेंशियल, इसकी पूरी क्षमता यूज़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनका एक प्रॉपर विजन नहीं है कि आपका एक डेली का आपका जैसे टाइम टेबल हो कि आपको पता हो इतने बजे से इतने बजे तक आपको ये करना है, फिर ये करना है, तो आपका दिन सॉर्टेड रहता है। उसी तरीके से अगर पूरा विजन हो कि क्या क्या इनको साथ में करना है, किस किस फील्ड में काम करना है, तो ये ग्रुपिंग का बढ़ जाएगा, पर उस तरीके का कोई विजन अभी नहीं बनाया गया है। उसके बाद सजेशन है कि किस तरीके से क्वाड को मजबूत किया जा सकता है, हम सजेशन देंगे। तो सजेशन देंगे कि
रणनीतिक नीतियों को विकसित करने के लिए क्वाड सदस्यों के बीच नियमित मंत्री स्तरीय बैठकें होनी चाहिए। जैसे इंडिया का जापान के साथ इंडिविजुअल डायलॉग करता है, यूएसए के साथ करता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिविजुअली करता है। तो जब क्वाड ग्रुपिंग है तो इन्हें एज अ ग्रुप जो है टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, अपने जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करना चाहिए, इन्हें अपनी पॉलिसीज डिस्कस करनी चाहिए, आप प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी चाहिए, जिससे कि एक पूरा अच्छा खासा एक विजन तैयार कर सकें, या जिससे इस पूरे ग्रुप को और मजबूत बनाया जा सके और इफेक्टिव बनाया जा सके। दूसरा हमारा ये कि और कंट्रीज़ जो हैं, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में हैं, उनको भी इसमें ऐड किया जा सकता है इस ग्रुपिंग में। उसके अलावा ये जापान का प्रपोजल है कि इसमें यूके को और फ्रांस को भी ऐड किया जाए, इसलिए क्योंकि देखिए अमेरिका जो है ना रिलायबल कंट्री नहीं है। वो कभी भी जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में आया, फिर निकल गया, फिर आ गया, उसके बाद अफगानिस्तान से फोर्सेस हटा ली। तो अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट बदल गया कल को और वो क्वाड ग्रुपिंग से एग्जिट कर गया, तो फिर इस ग्रुपिंग की पावर कम हो जाएगी। तो इसलिए यूके और फ्रांस जैसी बड़ी पावरों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। हालांकि वो इस रीजन में लाई नहीं करती हैं, पर अगर इन्हें शामिल कर लिया जाएगा तो इस ग्रुप को और मजबूत और परमानेंट स्टेबिलिटी मिल सकती है। उसके बाद है ये वर्तमान और भविष्य की समुद्री चुनौतियां जो हैं, अभी इस समुद्र में जो चुनौतियां हैं, जैसे कि अब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का पानी बढ़ रहा है, तो इंडो पैसिफिक वाला रीजन भी डूबने वाला है थोड़े दिन में। जो छोटे छोटे आइलैंड है इस रीजन में वो भी डूब जाएंगे। तो ये समुद्री चुनौतियां जो आने वाले समय में और बढ़ेंगी, उनका समाधान प्रदान करने के लिए एक उचित समुद्री सिद्धांत तैयार किया जाना चाहिए। तो और इस तरीके के और भी चीज़ें जो है और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन पर भी बैठ करके बात करके और समाधान निकाले जाने चाहिए। इसके बाद हम आएँगे अपने निष्कर्ष यानी कि कंक्लूज़न की तरफ और आंसर को पूरा करेंगे। तो कंक्लूज़न में हम लिखेंगे कि मैरीटाइम रीजन समुद्री क्षेत्र भारत के नौवहन, समुद्री संसाधन और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और क्वाड जैसा जो एक समूह है भारत के लिए अपनी समुद्री रणनीति विकसित करने में वास्तव में मददगार साबित हो सकता है। हालाँकि केवल समुद्री मुद्दों के अलावा इस समूह को इस क्षेत्र में समग्र विकास और समृद्धि प्रदान करने के लिए अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो अगर जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक ड्रॉबैक यही है काफ़ी बड़ा इस ग्रुपिंग का, कि इसमें मेरीटाइम रीजन पे ज़्यादा फोकस किया गया, लैंड रीजन को थोड़ा-सा नेग्लेक्ट किया गया है। तो अगर इस क्वाड ग्रुपिंग में जो लैंड से जुड़े मुद्दे हैं और बाकी भी जो इस रीजन के मुद्दे हैं, जैसे पॉवर्टी है, हंगर है, और यहाँ पे जो डिसीजेस का मुद्दा है और मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, इन सबको भी अगर इंक्लूड किया जाए तो ये इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकती हैं चार कंट्रियाँ मिलके, क्योंकि चारों एक बड़ी पावर हैं। तो ये हम अपना कंक्लूजन दे करके अपने आंसर को पूरा करेंगे। तो आई होप इसमें मैंने ऐसे सारे पॉइंट इंक्लूड कर दिए हैं कि अगर क्वाड से या इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन बने तो आप इससे पॉइंट्स यूज़ कर पाएँ, और इसके कुछ पॉइंट्स आपके लिए प्रीलिम्स में भी काम आ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। I hope this video will help you.